किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान गिर से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के डाउनफॉल की पूरी क्रोनोलॉजी ही बता दी थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह से पहले पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर को छीना जाएगा और फिर सिविल वॉर के साथ पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, लोकल पब्लिक के कुछ इस तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं जहां जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोलती रहती है और ये बात साफ हो जाती है कि जनता पाकिस्तान की सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये सब देखते हुए अगर पाकिस्तान के टुकड़े होने की भविष्यवाणी सच निकली तो इससे पाकिस्तान का मानचित्र कुछ ऐसा दिखेगा। पहला हिस्सा होगा नॉर्थ पाकिस्तान में ये पश्तून डोमिनेटेड रीजन खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा होगा बलोचिस्तान, तीसरा होगा सिंध और चौथा हिस्सा होगा पंजाब। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सभी हिस्से पाकिस्तान से अलग होने के लिए इतनी जी जान से क्यों कोशिश कर रहे हैं? आखिर वो क्या कारण है कि भारत की आज़ादी के समय जिन लोगों ने पाकिस्तान के बनने के लिए वोट किया था, आज वो क्यों पाकिस्तान से ही अलग होना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, हर रीजन की प्रॉब्लम्स को जानेंगे और साथ ही समझेंगे कि भारत पर इसका क्या असर होगा। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है पाकिस्तान का मानचित्र और ये है वे पाकिस्तान के पॉसिबल डिवीजन्स। आइए एक एक करके इन रीजन और उनके अलग होने के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। बलोचिस्तान। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े रीजन बलोचिस्तान की, जहां की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो खुद को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, ये बलोच लोग आज की डेट में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के गले की फांस बन गई हैं। अकेले 2023 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तानी आर्मी, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट प्लेसेस पर 110 से ज्यादा अटैक किए, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स की जान गई। इतना ही नहीं, हाल ही में 25 मार्च 2024 को इसी ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल बेस PNS सिद्दीकी पर हमला किया था। दोस्तों, ये हमले बताते हैं कि बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों मोर्चा खोल रहे हैं। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रांत है और इसके अंदर पाकिस्तान का अप्रॉक्सीमेटली 43% क्षेत्र आता है। ज्योग्राफी के मामले में यह क्षेत्र इतना रिच है कि यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज भी हैं और साथ ही साथ यहाँ नेचुरल गैस भी मौजूद है। अभी कुछ समय पहले बलूचिस्तान के चाघी डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉपर डिपॉजिट्स भी मिले थे। बलूचिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह क्षेत्र साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के क्रॉस रोड्स पर सिचुएटेड है। बलूचिस्तान का कोस्ट भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के काफ़ी नज़दीक है, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का इम्पॉर्टेंट रूट है। यानी कुल मिलाकर बलूचिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर भी बन सकता है। अब जब बलूचिस्तान में इतनी सारी खूबियां हैं तो आपको लग रहा होगा कि यह इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग होगा, लेकिन यहाँ आप गलत हैं क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पूरेस्ट प्रांत है। दरअसल 1947 के बाद से आज तक बलूचिस्तान को नेशनल बजट एलोकेशन में कभी भी प्रॉपर शेयर नहीं दिया गया। इसकी वजह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ के मामले में बलूचिस्तान काफ़ी पीछे है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसनेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स आए थे जो बलूचिस्तान की आर्थिक स्थिति को बदल सकते थे। उदाहरण के लिए तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, लेकिन यह प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पाकिस्तान की इस इग्नोरेंस की वजह से बलूचिस्तान में रूरल पॉवर्टी बढ़ती ही गई। 1998 से 99 में जहां बलूचिस्तान में
1% रूरल पॉवर्टी होती थी, वहीं 2005 से 6 में यह बढ़कर 56.6% हो गई। पर आखिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट बलूचिस्तान को लेकर इतनी इग्नोरेंस क्यों दिखाती है? दोस्तों, इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे। दरअसल बलूचिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है और इसीलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस एरिया को निग्लेक्ट करती है। दूसरा रीजन है बलूचिस्तान की कम पॉपुलेशन। कम पॉपुलेशन की वजह से इस एरिया का रिप्रेजेंटेशन भी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लिमिटेड ही है, यानी बलूचिस्तान का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं है। इस रीज़न की वजह से भी बलूचिस्तान की डिमांड्स को इग्नोर किया जाता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बलूचिस्तान के लोगों को यूं नज़रअंदाज करने की वजह से यहाँ के लोगों में गवर्नमेंट के प्रति काफ़ी आक्रोश है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से चीन में जिनपिंग अपने सिंजांग रीजन में उइगर मुस्लिम्स को प्रताड़ित करता है, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई मिलकर बलोच लोगों को बहुत टॉर्चर करते हैं। डेटास के अकॉर्डिंग अकेले 2008 में 1102 बलोच लोगों को पाकिस्तानी अथॉरिटी द्वारा अगवा करवा लिया गया था, जिनकी डेड बॉडीज बाद में रोड साइड पड़ी हुई मिलती थी। इनकी हत्याएं काफ़ी बेरहमी से की जाती थीं। इवन 2018 की द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी आर्मी में बलोच लोगों को मरवाने के लिए कई इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का सहारा भी लिया था। बलोच लोगों के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार, हत्याएं और टॉर्चर की वजह से अब तक 2 लाख से ज़्यादा रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे हिंदू, शिया मुस्लिम और सिख बलूचिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं, और जो बचे हैं उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के रूप में अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। इवन बलूचिस्तान के लोग कई बार इंडिया से अपनी आज़ादी के लिए मदद मांग चुके हैं। बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच ने 2016 में पीएम मोदी के लिए राखी भिजवाई थी और उनसे बलोच लोगों की मदद करने का आग्रह किया था। वहीं 15 अगस्त 2016 को दिए गए भाषण में पीएम मोदी ने अपना सपोर्ट बलोच लोगों के प्रति दिखाया था। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार के अलावा इस प्रोविंस के रूलिंग इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स यानी यहाँ के सरदार और नवाब को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस एरिया में अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए सरदार्स ने बलूचिस्तान के लोगों के एजुकेशनल डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट किया है। अगर कोई डेवलपमेंट फंड इस एरिया को अलाउड भी किया जाता था तो उसे यहाँ के करप्ट सरदार्स हड़प लेते थे। अब इन सब पॉइंट्स के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान की जनता का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है और वे एक सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर लगातार अटैक करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनवा। दोस्तों, बलूचिस्तान के बाद दूसरे रीजन खैबर पख्तूनवा की बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनवा असेसमेंट 2024 की अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो जनवरी महीने में ही आपको इस रीजन में होने वाले टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट की कई खबरें मिल जाएगी, जिनका टारगेट या तो फिर से पाकिस्तानी आर्मी रहती है या फिर चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स। कुछ दिन पहले ही इस रीजन में एक सुइसाइड अटैक हुआ जिसमें 5 चाइनीज नेशनल्स की मौत हो गई थी, और इस रीजन में होने वाले ये इकलौते इंसिडेंट नहीं है। अकेले 2023 में यहाँ टोटल 929 लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिनमें 329 लोग पाकिस्तानी आर्मी के थे। अब आखिर क्यों यह पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ इतना आक्रोश है, इसे समझने के लिए हम कहानी में थोड़ा और पीछे चलते हैं। दोस्तों, बात है 19वीं सदी के अंतिम दौर की, जब अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच बॉर्डर बनाने के लिए मॉर्टिमर डुरैंड और अब्दुल रहमान खान के बीच एक अग्रीमेंट साइन हुआ था। 1893 में साइन हुए इस अग्रीमेंट से एग्जिस्टेंस में आई डुरैंड लाइन, जो ब्रिटिश इंडिया को, जिसमें उस समय का पाकिस्तान भी शामिल था, उसको अफगानिस्तान से अलग करने के लिए एक बॉर्डर खींचा गया था, ताकि ब्रिटिश एम्पायर उस समय रशिया के बढ़ते प्रभाव से खुद को बचा सके और अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के तौर पर अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन 1947 में पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद ये बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर बन गया। अब इस बॉर्डर को पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में वैलिडेट करती है, लेकिन अफगानिस्तान इस बॉर्डर को नहीं मानता। वह चाहता है कि डुरैंड लाइन को दोबारा बनाया जाए और इसे इंडस रिवर की तरफ शिफ्ट किया जाए,
ताकि खैबर पख्तूनवा की एथनिक पॉपुलेशन यानी पश्तून लोगों को अफगानिस्तान में इंक्लूड किया जा सके। मगर यह एथनिक पॉपुलेशन की समस्या क्या है? दरअसल डुरैंड लाइन के पास दो मेजर एथनिक ग्रुप रहते हैं। पहले हैं पंजाबी और दूसरे हैं पश्तून्स, और दोनों की ज़्यादातर पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम है। पंजाबीज जहां पाकिस्तान का लार्जेस्ट ग्रुप है, वहीं पश्तून्स अफगानिस्तान का लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने डुरांड लाइन बनाई तो अफगानिस्तान की एथनिक पश्तून पॉपुलेशन पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। खैबर पख्तूनवा की 90% पॉपुलेशन पश्तून्स की है, यानी पश्तून्स 2 कंट्रीज में डिवाइड हो गए। साथ ही पाकिस्तान की पश्तून पॉपुलेशन अब पंजाबीज के कंट्रोल में थी, जिसकी वजह से उनके अंदर डिसकंटेंट की फीलिंग थी। इस रीजन की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक जंग छिड़ गई। इस जंग के एक तरफ है मोस्टली पंजाबी एथनिक कम्युनिटी वाली पाकिस्तानी आर्मी और दूसरी तरफ है मोस्टली पश्तून कम्युनिटी की तालिबान। ये वही तालिबान है जिसको कभी फंडिंग करके पाकिस्तान में सपोर्ट किया था और अफगानिस्तान के टेक ओवर करने पर खुश हुआ था। लेकिन आज यही तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि अब तालिबान खैबर पख्तूनवा रीजन को आज़ाद करना चाहता है। इसीलिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान में रहने वाले पश्तून को अपने लिए सेपरेट कंट्री डिमांड करने के लिए इनकरेज करती है। इसके अलावा पाकिस्तान के बॉर्डर पर अक्सर तहरीक-ए-तालिबान, जो तालिबान की एक पाकिस्तानी ब्रांच है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तान पर अटैक्स करते रहते हैं, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी इस वीडियो में कर चुके हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जहां ज़्यादातर पश्तून पॉपुलेशन रहती है, वहां अब एक नए देश पश्तूनिस्तान की डिमांड आग पकड़ रही है। इससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पकड़ खैबर पख्तूनवा पर ढीली पड़ती जा रही है। दोस्तों, तीसरा रीजन है सिंध। सिंध की बात करें तो प्राचीन काल में ये अलग राज्य हुआ करता था, जिसे 711 में राजा दाहिर रूल करते थे और ये यहाँ के आखिरी हिंदू रूलर थे। तब इसे सिंधु देश कहा जाता था। लेकिन राजा दाहिर के बाद पहले सिंध को अरब ने कैप्चर कर लिया और फिर ब्रिटिशर्स ने 1843 में इस पर अटैक कर दिया। मगर जब ब्रिटिशर्स वापस गए तो उन्होंने सिंध को इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं बनाया, बल्कि इसे पाकिस्तान का ही हिस्सा बना दिया। सिंध के लोग इस बात से काफ़ी नाखुश थे, क्योंकि सिंध का कल्चर और एथनिसिटी पाकिस्तान से काफ़ी अलग है। साथ ही इंडिया के डिवीज़न के बाद जो कत्लेआम हुआ वो सिंध को भी सहना पड़ा, जबकि सिंध सबसे काम एरियाज में से एक हुआ करता था। इस रीज़न की वजह से सिंध के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग एग्जिस्ट करती थी। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को देखकर सिंध के लीडर जीएम सैयद भी काफ़ी प्रेरित हो गए और उन्होंने 1971 में सिंधु देश मूवमेंट का फाउंडेशन स्टोन रखा। जीएम सैयद का मानना था कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ादी पा सकता है तो फिर सिंधु देश क्यों नहीं। लेकिन एथनिक डिफरेंसेस सिंध की इंडिपेंडेंस की डिमांड का एकमात्र रीज़न नहीं है। दरअसल सिंधीज की कंप्लेन है कि पावर और रिसोर्सेज के एलोकेशन के मामले में सिंध को वाइड स्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। सिंध के एक बड़े लीडर बताते हैं कि सिंध पाकिस्तान के रेवेन्यू का 63% जनरेट करता है, लेकिन इसके बदले उसे कुछ नहीं मिलता। जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुख्य फंड पंजाब रीजन को एलोकेट किए जाते हैं, जो वहाँ की आर्मी की पॉपुलेशन का 65% कंट्रीब्यूट करता है। यही नहीं, सिंधीज की कंप्लेन है कि उन पर लैंग्वेज का इम्पोजिशन भी किया गया है। सिंध के लीडर ये भी बताते हैं कि उनकी मेन लैंग्वेज सिंधी है, लेकिन इस एरिया में उर्दू लैंग्वेज का इम्पोजिशन किया गया है। इस इम्पोजिशन की वजह से सिंधी लैंग्वेज का कल्चर एरिया से फेड आउट होता जा रहा है। सिंध में मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सिंध लिबरेशन आर्मी भी बेस्ड हैं, जिसकी वजह से ये रीजन काफ़ी अशांति भरा रहता है। ये ऑर्गेनाइजेशन आए दिन सिंध को आज़ाद कराने के लिए कई हमले पाकिस्तानी गवर्नमेंट सिंबल्स पर करती रहती है। इसके अलावा एक और रीज़न सिंध में चाइना का इंट्रूजन भी है। चाइना सिंध के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ को टेक ओवर कर रहा है और फार्म लैंड को भी टेक ओवर कर रहा है, जिसका सरकार द्वारा कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। सिंध के लीडर का मानना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पाकिस्तान द्वारा सिंध को डिलिबरेटली सिलेक्ट किया गया है ताकि यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके
और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा सके। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी सरकार चाहती है कि सिंधीज चाइना के स्लेव्स बन जाएं। पर एक सवाल ये भी है कि ये प्रॉब्लम तो काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन फिर इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट में इतना सडन सर्ज क्यों देखा गया है? क्योंकि पहले ऐसे फ्रीडम मूवमेंट्स को सपोर्ट करने वाले लोग या तो मार दिए जाते थे या गायब हो जाते थे। आज इस सडन सर्ज का कारण है सोशल मीडिया। असल में मेन स्ट्रीम मीडिया को कभी भी प्रो फ्रीडम मूवमेंट्स को कवर करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन सोशल मीडिया ने सिंधी आइस की वॉइस को ग्लोबली पहुंचाया है और इसकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया से सपोर्ट भी मिल रहा है। सिंध के लीडर्स डिफरेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट गैदर कर रहे हैं ताकि माइनॉरिटीज और डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के प्रति पाकिस्तान की रिप्रेसिव पॉलिसीज को एक्सपोज किया जा सके। और सिंध के लीडर्स को यह भरोसा है कि एक दिन वो आजादी पाकर ही रहेंगे। पंजाब दोस्तों, लास्ट रीजन है पंजाब। पाकिस्तानी पंजाब में वैसे तो सेपरेटिज्म मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कुछ फॉरेन पावर्स इस हिस्से को अलग करना चाहती हैं। हम बात कर रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट की। अब इंडिया में तो ये मूवमेंट बेहद वीक है, लेकिन ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में इसके बीज पनप रहे हैं। पर यहाँ में बात यह है कि पहले जहाँ खालिस्तान बनाने वाले लीडर्स इंडियन पंजाब को सेपरेट करने की डिमांड कर रहे थे, वही हाल ही में डिमांड की जा रही है ग्रेटर खालिस्तान की, जिसमें पाकिस्तानी पंजाब भी शामिल होगा और साथ ही इसका हेडक्वार्टर होगा लाहौर में। तो कहीं ना कहीं भले ही पंजाब रीजन रिलेटिवली स्टेबल हो, लेकिन ये भी आने वाले समय में खालिस्तान फोर्सेस द्वारा सेपरेटिज्म मूवमेंट का सामना कर सकता है। कंक्लूजन तो दोस्तों, देखा आपने, आज पाकिस्तान का हर प्रांत खुद को पाकिस्तान से अलग करने की डिमांड कर रहा है और पाकिस्तान जो आए दिन एक परमाणु शक्ति होने की ढींगे हाँकता है, वो अपने क्षेत्र में उठ रही इन शक्तियों को आज दबाने में नाकामयाब हो रहा है। ऊपर से आर्थिक हालात खराब होने से पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस में आजादी मांग ने तेजी पकड़ ली है। अगर पाकिस्तान के आर्थिक हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान के भी 4 टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप बताइए, क्या पाकिस्तान अपने देश में उठ रहे इन आजादी की मांगों को शांत करा पाएगा, या फिर जल्द ही हमें पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में देखने को मिलेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।